इसमें जीत कोई निर्दलीय उम्मीदवार की नहीं होगी, बल्कि सूरतगढ़ की जीत होगी। मुझे आम जन की जो भावना थी वो मेरे पक्ष में थी। पादू जी, ये पहली बार नहीं है कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। पार्टी ने आपको 2018 में भी टिकट नहीं दिया था। अब उस दिन भी मैं खिलाफत कर सकता था, मेरे पर कोई पाबंदी थोड़ी थी किसी बात की। उसके बाद में कहीं भी किसी स्तर पर मिल परिवार को लोगों ने मंजूरी नहीं किया। सही बात तो ये है, कासनिया जी के कारण हमारे संगठन में बड़ा भारी बिखराव हो गया था। पादू जी, आप 2013 से 18 तक विधायक रहे। आप अपने कार्यकाल से सेटिस्फाई हैं? ये नशे की प्रवृत्ति सब जगह तेज़ी से बढ़ रही है। हमारा तो इतना सूरतगढ़ शालीनता से भरा और बड़ा शांति प्रिय है। हमारा ये सबसे अच्छा शहर। मैं कभी कभी जब मेरे पास ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, कोई चर्चा चल जाती है कोई शहर की, तो मैं कहता हूँ शायद दुनिया का सबसे अच्छी जगह मेरे को सूरतगढ़ इसलिए लगती है कि हम सब लोग बड़े अच्छे से रहते हैं। इस तरह कोई था नहीं। नमस्कार साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं के न्यूज़। मेरा नाम संदेश है और इसी यूट्यूब चैनल पे सूरतगढ़ की खबरें दिखाता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाली 25 तारीख को राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया होगी, जिसके चलते सभी प्रत्याशियों द्वारा जनता के बीच जाकर खुद को एक योग्य उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिशें लगातार की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक आज़ाद उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भादु। आइए उनसे बात करेंगे कि इस बार उनके चुनाव में इस बार उनका क्या एजेंडा रहेगा और किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। भादु जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। भादु जी, एक सीधा सवाल कि सूरतगढ़ का आम वोटर राजेंद्र भादु को वोट क्यों दे? सूरतगढ़ का वोटर है वो मुझे इस बात के लिए वोट देगा क्योंकि एक तो सूरतगढ़ मेरी जन्मभूमि, कर्मभूमि सब है। इसलिए सूरतगढ़ का वोटर क्यों बचपन से पहचानता हूँ। 2-3 लगातार पीढ़ियों से मेरा उनसे संपर्क है और इस कारण ही सूरतगढ़ के लोग मुझे अपना समझते हैं और सब लोगों से मेरा आना जाना, हर वर्ग से मेरा एक अलग जुड़ाव है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सूरतगढ़ के लोग वोट देंगे। और साथ ही साथ मुझे जब 2013 से 18 तक सूरतगढ़ की जनता का आशीर्वाद मिला, मैं विधायक बना, तो उस वक्त भी लोगों के बीच में मैं पूर्ण रूप से रहकर सूरतगढ़ के विकास के अनेकों अनेक कार्य करवाए थे। सूरतगढ़ के लोगों ने जो जो मुझे आदेश दिया उसी अनुसार सारे कार्य हुए थे। काफ़ी तेज़ी से हमने विकास कराया सूरतगढ़ का। उस कारण मुझे लगता ही नहीं बल्कि मुझे पूरा विश्वास है कि सूरतगढ़ के लोग मेरे को वोट देंगे। भादु जी, आज से पहले सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता नहीं है वैसे, तो आपको लगता है कि आप वो पहले इंसान होंगे? निश्चित रूप से सूरतगढ़ का कैंडिडेट नहीं जीतेगा या सूरतगढ़ जीतेगा। मैं सूरतगढ़ के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूँ, चाहे वो शहरी अंचल है या ग्रामीण अंचल है। इसमें जीत कोई निर्दलीय उम्मीदवार की नहीं होगी, बल्कि सूरतगढ़ की जीत होगी। मुझे ऐसा विश्वास है। भादु जी, आप भारतीय जनता पार्टी से एक टिकट की उम्मीद जता रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार आपको टिकट देने से डिनाई कर दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि रीज़न क्या रहे होंगे, क्या कारण रहे होंगे, या आपकी कोई गलती रही होगी या उनकी तरफ से कोई ऐसा रहा होगा कि एनालिसिस करने में कोई दिक्कत रही हो? मुझे नहीं लगता कि मेरे से कोई गलती रही होगी। मैं पार्टी के साथ था। मैंने पार्टी के साथ जब पिछली बार यहाँ से कासनिया जी को टिकट मिली तो मैं ईमानदारी से मैंने कासनिया जी के साथ काम किया। काम करने के बाद मैं लगातार पिछले 5 वर्षों से पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। परंतु पार्टी ने उसमें क्या ऐसा सोचा होगा, जबकि सर्वे रिपोर्ट आम जन की जो भावना थी वो मेरे पक्ष में थी। इस बात का तो प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व ही भारतीय जनता पार्टी का जानता है कि भी मुझे टिकट क्यों नहीं दी। मेरी तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं रही। मैंने पूरा टिकट मांगा था, पूरी सर्वे मेरे पक्ष में थी, टिकट मुझे मिलने चाहिए थी, ऐसी आम लोगों की धारणा थी सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के। अब टिकट नहीं मिलना वो तो प्रदेश नेतृत्व ही जानता है। भादु जी, आपको किस बात का ज़्यादा बुरा लगा या कौन सी बात आपको ज़्यादा चुभी कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, या दूसरी बात कि पार्टी ने जिनको टिकट दिया वो आपके हिसाब से योग्य उम्मीदवार नहीं थे?
नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। बुरा लगने वाली क्या बात है, हम तो लोगों के साथ रहने वाले उन लोगों में से हैं जो कार्यकर्ता की हैसियत से काम करते हैं। मैंने भी लगातार पूरे एक बहुत लंबा मेरा सफ़र है राजनीति का, उसमें हमेशा कार्यकर्ताओं के साथ लगा। पार्टी से टिकट मिलना या नहीं मिलना इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं इस बात को कभी महसूस नहीं करता भी पार्टी ने मुझे टिकट दे के मुझे बुरा लगा होगा। अगर पार्टी किसी और को टिकट देती, जैसे कि आपने कहा कि अगर युवाओं को पार्टी आगे बढ़ाती, अगर किसी युवा को टिकट मिलता या कासनिया जी के अलावा कहीं किसी और को टिकट मिलता, तो आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के बारे में सोचते? निश्चित रूप से मैं इस बारे में फिर नहीं सोचता। अगर हमारे किसी युवा को टिकट मिलती कासनिया जी के अलावा, तो मैं चुनाव इसलिए नहीं लड़ता क्योंकि युवा पीढ़ी को अंततः हमने हमारी जो विरासत है, ये चाहे राजनीतिक विरासत है या कुछ भी है, ये आने वाले समय में युवाओं को संभालनी है। तो इसलिए मैं ये सोच रहा था कि अगर हमारे में से टिकट किसी को नहीं मिले और किसी हमारे युवा को मिले, तो जैसा कि मैंने पहले कह भी रखा था भी अगर युवा को टिकट मिलेगी तो हमसे मिलकर उसको मौका देंगे। कासनिया जी का जो 5 साल का था कार्य, वो उनकी वो शैली वो थोड़ी अलग तरह की थी, इसलिए लोग उनसे कुछ नाराज़गी जाहिर कर रहे थे। इस करके मैंने कासनिया जी के जब बात आई तो आमजन की राय थे भी हमें निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए, और वो सभा करके हमने सब लोगों से राय ली, सबसे संपर्क किया, उन्होंने कहा भी अपने को चुनाव लड़ना है, तो इसलिए मैं चुनाव मैदान में सूरतगढ़ के लोगों की वजह से ही हूँ। पादू जी, ये पहली बार नहीं है कि पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया। पार्टी ने आपको 2018 में भी टिकट नहीं दिया था। उस वक्त आपने चुनाव लड़ने का क्यों नहीं सोचा कि इस वक्त भी मैं हो सकता है इंडिपेंडेंट चुनाव लड़कर जीत भी जाऊं? क्या आपके दिमाग में ये था कि जैसे राजस्थान में हर बार एक परंपरा रही है कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, क्या आप उस वक्त ये सोच रहे थे कि इस बार हो सकता है कांग्रेस की सरकार बन जाए और अगर मैं निर्दलीय के रूप में जीत गया तो कहीं मेरा भी ऐसा रवैया ना बन जाए कि मुझे भी जनता को बोलना पड़े कि भाई मेरी तो चाल को नहीं, मेरो राज को नहीं? क्या आप ऐसा सोच रहे थे? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। एमएलए अपने आप में एक बहुत बड़ी एक अपने आप तरह से सरकार ही है। जो भी एमएलए बनता है उसके पास अनेकों अनेक शक्तियाँ खुद की होती है। जनता के द्वारा दी गई शक्तियों विधानसभा के माध्यम से वो सारी अपने, चाहे उसमें विधायक कोटे से, चाहे उसका एक अलग फंड होता है विधायक कोटे से, उनके अलग अलग राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनेकों अनेक, चाहे रोड साइड है, चाहे स्कूल है, चाहे अपने स्वास्थ्य केंद्र है, चाहे और भी अन्य तरह के जो भी सरकारी जो कार्यक्रम है, उसमें तय होता है कि इस विधानसभा को इतना इसके अंदर विधायक कोटे से मिलेगा। वो तो होना ही होना है। वो आप पर निर्भर करता है कि कितना आप मेहनत करके ला के लगा सकते हो, किस तरह से उस व्यवस्था को सुधार सकते हो। तो ऐसा कोई है नहीं कभी निर्दलीय या कोई दूसरी पार्टी का विरोधी हो, तो ये तो कहने की कोई बात नहीं है मेरी चलती नहीं। विधायक अपने आप में बहुत इतने वोटरों की वो ताकत होती है कि वो बोले तो उसके बाद में नहीं चलने का तो प्रश्न नहीं है। वो तो एक टालने वाली बात होती है। कोई विधायक ये कह दे कि अभी मेरे तो चाल कौन है, मैं नहीं समझता कि सिवाय ट्रांसफ़र की राजनीति जो लोग करते हैं उसके सिवाय कोई भी ऐसा काम नहीं है जो विधायक नहीं कर सके। ऐसा नहीं था। मेरे को पार्टी ने, हमारी नेता थे उस वक्त मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने मुझे कहा कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, अपने कासनिया जी को चुनाव लड़ा रहे हैं तो आप इनकी मदद करो और चुनाव के बारे में अपने फिर सोचेंगे। तो मैंने एक तरह से पार्टी का हाईकमान का आदेश मानते हुए मैंने विचार बदल दिया, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। क्या इस बार पार्टी हाईकमांड ने आपको किसी भी ज़रिए या किसी भी मीडियम से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश की कि आप इस बार राम प्रताप जी को सपोर्ट कीजिए, आप निर्दलीय चुनाव मत लड़िए, पार्टी को नुकसान होगा? बिल्कुल, मेरे को हाईकमान से हमारे सभी आदरणीय नेताओं के मेरे पास फ़ोन आए थे। उन्होंने मुझे कहा था मैं चुनाव मैदान से हट जाऊं, लेकिन इस बार परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई थी। जो एक तरह से अवसरवादी गठजोड़ हो गया था हमारी पार्टी के साथ दूसरे लोगों का, जिन्हें कोई भी इस अपने यूँ इस दृष्टि से देखें भी शहर में हो या ग्रामीण क्षेत्र के अंदर एक यूँ अलग से जिन लोगों की पहचान थी, उन लोगों के साथ जो गठबंधन हुआ और विशेष करके जात पात पर जब बातें होने लगी तो मुझे इतना खुद को बुरा सा लगा
कि ये जो है व्यवस्था है इसको अपने की ज़रूरत है, एक बार इस पर चलने की। मैं इसी को लेकर चुनाव लड़ने का मैंने मन बनाया। मैंने हमारे प्रदेश नेताओं से इस मामले में क्षमा मांग ली। मैं इस बार चुनाव इसलिए लड़ूंगा क्योंकि अब यह चुनाव है वो एक अलग दिशा में जा रहे हैं और हम सब लोगों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हम उस दिशा को या हमारे जो एक तय कर रखा है हमने, हमारा मापदंड सब लोगों को साथ लेकर चलने का, उसको मैं नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। बादू जी, आपने कहा कि पिछली बार जब कासनिया जी चुनाव लड़े थे तो आपने सपोर्ट किया था, लेकिन कासनिया जी इससे एकदम उलट बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब 13 में बादू जी चुनाव लड़े थे तब मैंने बादू जी को सपोर्ट किया था। मुझे हालांकि पीलीबंगा भेज दिया गया था, लेकिन मैं फिर भी फ़ोन कांटेक्ट के ज़रिए उनके साथ मतलब बातचीत कर रहा था और जहाँ भी उनको ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ फ़ोन कर रहा था और उनके लिए सपोर्ट दे रहा था। लेकिन जब मैं चुनाव लड़ा 2018 में, तब बादू जी ने आधों को हाथी की तरफ भेज दिया, आधों को हाथ की तरफ भेज दिया, लेकिन मुझे सपोर्ट नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में है आज, और मैं उनके सामने उम्मीदवार हूँ, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। तो निश्चित रूप से वो जो कह रहे हैं वो अपनी उनकी एक सोच है, या वो क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैंने कोई भी ऐसा नहीं है कि पार्टी लाइन से हटकर मैंने कोई भी काम 2018 में नहीं किया। हाँ, अब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो उस दिन भी कर ही सकता था, उस दिन भी मैं खिलाफत कर सकता था, मुझे मेरे पर कोई पाबंदी थोड़ी की थी किसी बात की। लेकिन अब मैं जैसे पार्टी लाइन से बिल्कुल हट गया, पार्टी ने मेरे को एक तरह से निष्कासित भी कर दिया, तो अब मैं जब मना नहीं कर रहा हूँ तो 2018 में कौन सी ऐसी दिक्कत आ रही थी, वो जो कुछ कह रहे हैं वो अपनी समझ के अनुसार कह रहे होंगे। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के लाइन पर ही मैंने तो काम किया था उस वक्त। वो एक उम्मीदवार होने के नाते हो सकता है मेरा इस बात का विरोध करते हो। बादू जी, आपके खुद के भाई इस बार चुनावी मैदान में हैं, तो जब आपको पता चला कि इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है तो आपने ये नहीं सोचा कि मैं अपने भाई को सपोर्ट करूं? देखिए, जहाँ तक मेरे छोटे भाई का सवाल है, हमारा ये एक पारिवारिक सा आप देखते हो मसला है। हमारा बड़ा अच्छे से सारा बड़ा परिवार है, सब में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पे जैसा भी आपने देखा कई 91 के अंदर मैंने जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी, तो उस वर्ष के लेकर आज तक हमारे वैचारिक आपस में चुनाव के संबंध है, या जो को पहले वो कांग्रेस में थे, वो बार बार कांग्रेस की टिकट मांग रहे थे। उसके बाद में दूसरे उन्होंने कोई चुनाव लड़ने के बारे में सोचा, और इस बार उन्होंने बहुजन समाजवाद पार्टी ज्वाइन कर ली। तो उसका एक राजनीति जो छोटे भाई का मेरा है, वो उसका राजनीतिक एक अलग कैरियर है, मेरा एक अलग कैरियर। हम दोनों अलग अलग दिशाओं से चुनाव लड़ते हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी बात है। और फिर जिस राजनीतिक पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं उससे थोड़ा विचारधारा का भी थोड़ा मेल नहीं खाता, इसलिए मेरा तो तय ही था ये कार्यक्रम भी, मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट मेरे को मिलेगी मैं चुनाव लड़ूंगा। जब टिकट नहीं मिली तो ये भी निश्चित हो गया कि आमजन का जिस तरह से मेरे को सपोर्ट मिला तो मुझे चुनाव लड़ना ही था। बादू जी, एक यहाँ पे फैमिली है कांग्रेस पार्टी की, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग फैमिली मानी जाती है, मील फैमिली, लेकिन इस बार पार्टी ने उन पे भी भरोसा नहीं जताया और टिकट किसी और को दे दिया गया। तो उन्होंने आपसी विचार विमर्श करके अपने ही दूर विरोधी जो एकदम 5 साल जिनको उन्होंने पूरा अपोज किया, उन्हीं के साथ में जाके उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको ये लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिज्म है? नहीं, मैं ये नहीं मानता कि वो एक परिवार कांग्रेस पार्टी का परिवार है या वो किस बारे में है। क्योंकि जब से आपने देखा एक बार 2008 से 13 तक यहाँ से उस परिवार के सम्माननीय गंगाजल जी मील विधायक बने थे, उसके बाद में कहीं भी किसी स्तर पर मील परिवार को लोगों ने मंजूरी नहीं किया। सही बात तो ये है, जिस तरह से वो चुनाव लड़ते रहे, हारते रहे। अब की बार जो चुनाव था बीच में जब वो प्रधान बने, उस वक्त ज़रूर यहाँ कासनिया जी के कारण हमारे संगठन में बड़ा भारी बिखराव हो गया था। सब लोगों को समझ से ठीक से बिठा नहीं पाए, साथ नहीं ले पाए, और कुछ राज का भी फर्क था भी, चलो कांग्रेस का राज है इसलिए कांग्रेस जीत जाए। वरना मैं नहीं मानता कि उनका या कोई बहुत ज़्यादा मिल परिवार का कांग्रेस नेता की हैसियत से या कुछ ऐसी बातों से है। राजनीतिक रूप से वो हमारे सब सम्मानीय हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से मैं उनको सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कम से कम बहुत ज़्यादा बड़े आकलन पर नहीं मानता।
पादू जी, एक ये मेरा व्यक्तिगत सवाल है कि आप वीआईपी कल्चर के बारे में क्या सोचते हैं? जैसे कि पहले पुराने टाइम में अगर कोई नेता होता था तो उनका जनता के साथ एक डायरेक्ट जुड़ाव रहता था, वो खुद को जनता से अलग नहीं मानते थे। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि अगर कोई सरपंच बन जाए या कोई एमएलए बन जाए तो वो एक अपने आप को वीआईपी की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं, लोगों से दूर रहने लग जाते हैं, घर के दरवाजे बंद रखने लग जाते हैं, लोगों की बात नहीं सुनते, उनको एक तरह से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ लोग अपने आप को इस बारे में वीआईपी मानते हो, लेकिन आज के युग में कौन वीआईपी है? और खास करके जो राजनीतिक रूप से जो लोग सक्रिय है और राजनीति में जिन लोगों का अपना राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो कोई अपने आप को वीआईपी मानता है तो मैं ऐसा मानता हूँ कि गलत है। आपने देखा हो कि लगातार हमारा परिवार भी बहुत लंबे समय से राजनीति में, जब से मैंने समझ पकड़ी है तब से ही हम लोग राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आप स्वयं देख लीजिए, या शहर में या ग्रामीण क्षेत्र में किसी से पूछ लिए वीआईपी होता है क्या है असल में? मेरे को तो ये खुद समझ में नहीं आता। सरलता से उपलब्ध होना, किसी का फ़ोन आ जाए तो बात करना, किसी का अगर किसी कार्यालय में कोई विशेष काम हो तो उसके लिए साथ जाना, भगवान न करे कोई हॉस्पिटल में किसी का काम पड़ जाए, तो ये तो कोई हम लोगों की एक है, वो एक अलग से कि भाई हमें ये करना भी चाहिए। तो वीआईपी क्या होता है मैं नहीं समझता। मैं वीआईपी की पूरी परिभाषा भी नहीं जानता। मैं तो अपने आप को अलग कभी रखता नहीं। चाहे मैंने इतने पहले भी निर्दलीय चुनाव लड़े हैं, फिर विधायक भी रह गया, और अब फिर लोगों के बीच में हूँ। पिछले 5 साल वैसे ही लोगों के बीच जैसे सड़क पर मैं बैठा रहा हूँ। तो वीआईपी होना या न होना मुझे नहीं मालूम वीआईपी क्या होता है। मैं तो वीआईपी मानता नहीं किसी को। वीआईपी जो जनता के बीच में रहेगा वही राजनीति करेगा। अगर अपने आप को अलग समझने लग गया तो हट जाएगा राजनीति से, जनता हटा देगी उसको। पादू जी, आप 2013 से 18 तक विधायक रहे। आप अपने कार्यकाल से सेटिस्फाई हैं या आप ऐसा सोचते हैं कि मुझे ये काम करना था तो वो हो नहीं पाया, या ऐसा कुछ आपके दिमाग में है? नहीं, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं है। मैंने जो कार्य सोचे थे और जिस तरह से शुरुआत की थी 2013 से 18 तक, मैं पूरा संतुष्ट हूँ इस बात को लेकर कि मैंने जो मेरे एक दिमाग के अंदर या मेरी जनता की राय से मैंने जो एक इमेज बनाई थी भी अपने को इस तरह का काम करना है, बहुत बड़े बड़े काम थे, उनको कराने के लिए मैंने जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसके अंदर मैं सफल रहा। आप चाहे किसी भी काम को ले लीजिए, बड़े काम को, वो सारे के सारे कार्य हमने बड़े तरीके से किए और समय रहते पूरे कर दिए। मुझे इस बात की खुशी है कि 2018 का जो मेरा कार्यकाल था उसे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। क्या इस बार अगर आप जीत जाते हैं तो क्या सिंगरासर माइनर का जो मुद्दा है वो आपकी प्राथमिकता रहेगा? क्या आप उसको प्रायोरिटी से उठाएंगे? सिंगरासर माइनर का जहाँ तक है मसला है वो मेरा ही उठाया हुआ मुद्दा है। 2006 के अंदर वो आंदोलन सिंगरासर माइनर का मैंने ही शुरू किया था और मेरे उससे ज़्यादा कोई बड़ा काम मेरे लिए ज़िंदगी का हो ही नहीं सकता था। लेकिन सिंगरासर माइनर सरकार द्वारा जो नया CCA जारी करने पर पूरी पाबंदी लगी हुई है। सिंचाई क्षेत्र खोल नहीं सकते, हमें सिंचाई के लिए पानी इंदिरा गांधी नहर से मिल नहीं सकता। वो मैंने पूरा 2014-15 में उसकी पूरी एनालिसाइज कर ली। तो वो सिंगरासर माइनर अब मेरे उस एजेंडे में इसलिए नहीं है कि जो 5-6 गांव हमारे बचे हैं जिन पर ट्यूबवेल की सिंचाई सुविधा नहीं मिल रही है, उनके लिए हम कुछ ऐसा प्लान करें भी उनके लिए अलग से कैसे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएं। नहरी पानी का मिलने का सवाल है, जहाँ तक मैं नहीं मानता कि अब हमारे को सिंचाई के लिए अलग से नहरी पानी मिलेगा। तो ये मेरी इसमें बहुत स्टडी की हुई है। ये कोई अब मैं उस विषय को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं कह के, मैं तो ये चाहता हूँ कि जो हमारे 5-7 गाँव जहाँ पूरी तरह से जो नीचे ज़मीन का पानी खा रहा है, इस करके वहाँ खेती नहीं होती। बाकी तो आप देखो, हमने 2300 ट्यूबवेलों के सिंगरासर एटा सिंगरासर स्कीम के अंदर इतने अच्छे तरीके से कनेक्शन करवा दिए। हर महीने के अंदर एप्लीकेशन देते ही हो जाता था कनेक्शन। आधे रेट पर उनके डिमांड में पैसे जमा करवाए। और अब आप देख लो, एक कनेक्शन लेने के लिए 3 से 5 लाख रुपए लगते हैं और वो भी साल तक, 6-6 महीने तक उनके नंबर नहीं आते। तो मैं कुछ ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा है। मैं अभी उसको समय आने पर ही कोई बात होगी, ये तो अभी बहुत समय से पहले की बात है। लेकिन मेरे को मौका मिला तो निश्चित रूप से इसमें मैंने जितनी तैयारी की थी उस तैयारी के हिसाब से जो मैं समझता हूँ जो ठीक होगा, इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी करके अच्छा किसानों को हम कोशिश करेंगे लाभान्वित करने का।
एटा सिंगरासर माइनर का जहाँ तक सवाल है, निश्चित रूप से वो मेरा एजेंडा इसलिए नहीं है कि हमें नया पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध नहीं होगा। भादु जी, एक अपन म्यूनिसिपैलिटी और लेजिस्लेशन की बात करें कि जैसे मान लो कि म्यूनिसिपैलिटी के अंदर किसी और कोई और पार्टी आ जाती है। जैसे अपना अगर सूरतगढ़ ही अगर अपन एग्जांपल लें तो हमारी नगर पालिका के अंदर बोर्ड कांग्रेस पार्टी का बना, लेकिन यहाँ के विधायक भारतीय जनता पार्टी के थे। तो जो बीच के अंदर खींचतान रहता है, किसी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कोई पार्टी चेंज कर रहा है, कोई सस्पेंड हो रहा है, तो इन सब के बीच के अंदर जो जनता के काम हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा अटक जाते हैं। कई सड़कें बननी होती है वो रह जाती है, किसी के पट्टे बनने होते हैं वो रह जाते हैं। तो इन सब के बीच में जनता क्यों परेशान हो, जनता क्यों भुगते हैं, उनका क्या कसूर है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता कि इसके अंदर कोई खींचतान होती है और होता है। विधायक अपने आप में बहुत, मैं पहले ही बता चुका हूँ, विधायक अपने आप में एक पूरी ताकत है। एक तरह से वो सेमी गवर्नमेंट है। नगर पालिका के अंदर जो भी काम होता है, चाहे राज किसी भी पार्टी का हो, वो नगर पालिका हो या चाहे पंचायत समिति हो, उसके अंदर अगर आपका विधायक सामंजस्य बिठा के काम करे तो काम क्यों नहीं होगा? क्यों बोर्ड भी तो वो भी राजनीतिक दल ही उसमें शासन कर रहा है, तो वो भी थोड़े ही चाहेंगे कि अभी हम जानबूझ के किसी तरह की बदनामी लें या जनता का काम रोकें, नहीं तो आने वाले समय में फिर हमारी पार्टी का कैसे होगा? तो ये तो विधायक के खुद पर ही निर्भर करता है कि वो किस तरह से सामंजस्य बिठा कर अपने उसका पंचायत समिति या नगर पालिका में अपना काम चला सकता है, जिला परिषद में किस तरह से अपना काम कर सकता है। हर जगह विधायक उसका सदस्य होता है, तो इसलिए वो तो कोई करने वाली बात नहीं है। वो तो विधायक के सामंजस्य और बोर्ड के सामंजस्य से सब काम होना भी चाहिए और करना भी चाहिए, ताकि आम लोगों को उसमें राहत मिल सके। ये अगर इस तरह का झगड़ा होता है या कोई खींचतान होती है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण ही होती है। भादु जी, आपने इस बार एक चुनाव के अंदर एक जातिवाद का एक्यूजेशन लगाया। आपने बोला कि इस बार चुनाव के अंदर जातिवाद का जहर घोला जा रहा है। जहाँ जिस प्रदेश के अंदर, जहाँ जिसका मुख्यमंत्री खुद बोलता हो कि मैं एक ऐसे समाज का विधायक हूँ जो पूरे 200 में से एक ही विधायक है और वही मुख्यमंत्री है। अगर मुझे 36 कौम का साथ नहीं मिलता तो शायद मैं मुख्यमंत्री नहीं बनता। तो जहाँ का मुख्यमंत्री ये बात बोलता हो कि 36 कौम को साथ में लेकर चलना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर उसी प्रदेश के एक कंस्टिट्यूएंसी के अंदर जातिवाद का मुद्दा कैसे आ गया इस बार? ये जातिवाद का मुद्दा विशेष रूप से इसलिए आ गया कि अभी ये मैं पूरी तरह से आपको क्या बताऊँ इस बारे में, कभी हमने तो कल्पना ही नहीं करी थी इस बात की कि अभी हमारे क्षेत्र में इस तरह की कोई बात आ जाएगी। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दा आ गया। जैसे यहाँ से टिकट मिलकर जो अभी आप कह रहे थे, वो हमारे सम्मानीय जो मील परिवार है यहाँ, और उधर से बीजेपी की टिकट मिल गई कासनिया जी को। जब उनकी टिकट कटी तो वो मूल ओबीसी के कांग्रेस की टिकट मिलने से मुझे लगता है कि उन्हें कुछ ये क्यों, न जाने क्यों इस तरह का लगा भी ये हमारे साथ अन्याय हो गया, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं। किसी भी राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र है। हमारे तो यहाँ तो इस तरह के अभी हमारे इस सूरतगढ़ विधानसभा में लोग, यहाँ बिश्नोई भी एमएलए बने हैं, अरोड़ा भी बने हैं, सब तरह के लोग यहाँ बने हैं। पीलीबंगाचे से पहले आधी विधानसभा सूरतगढ़ का था पार्ट, उस वक्त वहाँ से राजपूतों के मात्र 6-7 हज़ार वोट थे, तो भी वहाँ से 2 बार हमारे एमएलए बन गए। सरदार भी वहाँ से एमएलए बन गए। तो ये हमें कभी सपने में नहीं सोचा था कि इस तरह की बात होगी। लेकिन जिस तरह से मील परिवार का एकदम कासनिया जी को समर्थन देने के साथ साथ, और डूंगराम जी के जिस तरह से एकदम, हमारे कुछ नेता थे जो पहले चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे थे, वो उनके विड्रा करके सीधा डूंगराम जी के साथ चले जाने से ये बड़ा लग रहा है जैसे कोई शायद कहीं ना कुछ चल रहा है अंदर ही अंदर, इस तरह की बात चल रही है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ भी यह जातिवाद का जो एक अलग से एक जो तैयार किया जा रहा है प्लेटफॉर्म, वो हम सब के लिए कोई अच्छी बात नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। भादु जी, एक जो नशा वृत्ति बढ़ रही है यहाँ पर अपने क्षेत्र के अंदर भी, आप लगातार देखते हैं कि अखबारों में, न्यूज़ में ये सब आता रहता है कि कहीं कुछ गांजा पकड़ा गया है, कहीं कुछ ये सब, मतलब नशे की बातें हो रही है। यहाँ पर नशा बढ़ रहा है। तो जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, आप जानते हैं कि यहाँ पर एजुकेशन हब है, सारे राजस्थान से लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो वो वहाँ से यहाँ पर आकर पैसा उसके अंदर लगा देते हैं, तो उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है, तो वो उनका सारा करियर ख़राब हो रहा है। तो बढ़ते हुए नशे को देखते हुए आपका इसमें
आप इसके लिए क्या करेंगे? ये नशे की प्रवृत्ति सब जगह तेज़ी से बढ़ रही है। हमारा तो इतना सूरतगढ़ शालीनता से भरा बड़ा शांति प्रिय है। हमारा ये सबसे अच्छा शहर। मैं कभी कभी जब मेरे पास ज़्यादा लोग बैठे होते हैं, कोई चर्चा चल जाती है कोई शहर की, तो मैं कहता हूँ शायद दुनिया का सबसे अच्छी जगह मेरे को सूरतगढ़ इसलिए लगती है कि हम सब लोग बड़े अच्छे से रहते हैं। इस तरह कोई था नहीं। लेकिन पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से यहाँ नशे का एकदम कारोबार बढ़ा है, जिस तरह की मैं रोज़ अखबारों के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखता हूँ, इस तरह की जब न्यूज़ आती है नशे के खिलाफ़ जो एक अभियान ठीक ढंग से चलना चाहिए था वो नहीं चल पा रहा। कहीं ना कहीं हमारे उस ढांचे में भी गड़बड़ है जो इसके खिलाफ़ मुहिम चला रखी है। हालांकि हमारे पुलिस विभाग की तरफ से हमारे जो खुफिया एजेंसी है उसमें शायद काफ़ी कुछ कर रही है। वो रोज़ कोई ना कोई ड्रग्स को वो कर रही है, उसमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो एक पूरे तरीके के साथ और आम जन के जो नशे के खिलाफ़ जहाँ नशा हो रहा है वहाँ के आसपास के लोगों को भी इसका बात के लिए जागरूक करना है। भी इस जगह नशा हो रहा है तो हमें इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करके तुरंत पुलिस को कहे, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों पर भी इस बात का दबाव बने भी नशा यहाँ नहीं आना चाहिए, हमें कोई इस बात से लेना देना नहीं है। तो मेरे प्राय अगर मुझे मौका दिया सूरतगढ़ विधानसभा के आम जन ने तो इसके खिलाफ़ एक इस तरह का एक अभियान चलाएंगे जिससे कम से कम सूरतगढ़ और आसपास के क्षेत्र के अंदर और पूरे ज़िले में जिस तरह का एक धीरे धीरे ये भी नशे का एक हब बनता ही जा रहा है गंगानगर ज़िले के अंदर भी, तो उसको हम बंद करने की पूरा प्रयास करेंगे। वैसे भी एक साधारण नागरिक होने के नाते भी हमारा ये कर्तव्य है कि हम नशे के खिलाफ़ एक जागरूक अभियान चलाएं, पूरी ज़ोर शोर से इसकी लड़ाई लड़के नशे को बंद करवाएं। कम से कम मैं मेरी एक गली में रहता हूँ, साधारण नागरिक रहता है, मेरी गली में नशा नहीं होना। इस तरह की मेरी सोच है और इसी सोच को हम आगे बढ़ाएंगे। कासनिया जी के 5 साल के कार्यकाल को आप किस तरह देखते हैं? आपको ऐसा क्यों लगा कि कासनिया जी को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने सही नहीं किया? वो स्पष्ट सी बात है, कासनिया जी ने इसलिए नहीं कहा कि कासनिया जी ने कभी जनता की तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने देखा होगा कि लगातार 5 साल तक, पहले दुर्भाग्य से हमारे देश में कोरोना का समय इतना आ गया था और बहुत ही भयावह स्थिति एक बार पूरे देश में बन गई थी। तो एक बार तो वो 1.5 साल तो बड़े उस अमन कठिन दौर में हम सब गुजरे हैं उससे। लेकिन उसके बाद में जैसे ही कोरोना का खतरा ख़त्म हुआ उसके बाद में जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी, अब देखिए हमने इतनी मुश्किल से इतने सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इतने बड़े बड़े काम, जैसे हमने टिब्बा क्षेत्र के अंदर कृषि कनेक्शन कराए हमने, आप मानो कि अक्टूबर 2018 में प्रस्तावित करके यहाँ से 132 kVA के GSS प्रस्तावित किए थे, 8 हमने प्रस्तावित किए थे 33 kVA के GSS, एक का भी निर्माण नहीं हुआ। और उस वजह से ट्यूबवेलों का कनेक्शन बढ़ते हैं कि लोगों को लाइट नहीं मिल रही। लोगों को पूरी लाइट नहीं मिलने के कारण हमारे कुओं की जो खेती है वो एक तरह से बर्बाद हो रही है, बड़ा लोगों को नुकसान हो रहा है। इसी तरह से फसल बीमा पर मैं विशेष रूप से कहूँगा कि हमारी सूरतगढ़ विधानसभा में फसल बीमा का नाम मात्र का 18 से 23 तक का जो लोगों को क्लेम मिला है, जबकि आप उठा के देख लीजिए 14 से जब प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना चालू हुई उससे लेकर 18 तक लोगों को इसलिए पूरा उनका क्लेम मिलता रहा क्योंकि वो मैं स्वयं उसमें क्रॉप कटिंग में और मैं पूरी ध्यान रखता था सारे सिस्टम को, कृषि विभाग के अधिकारियों से, बीमा कंपनियों से संपर्क करके बार बार उन्हें कहता था भी जहाँ वास्तव में नुकसान हुआ है वहाँ किसानों को पूरा पैसा मिलना चाहिए। जब 19 के बाद में लोग मिलते हमारे माननीय विधायक जी से तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, ना ही बिजली के संबंध में कभी कोई जवाब दिया। अब शहर के हालात भी आप देखो कि किस तरह के बना दिए। एक तरफ पूरे शहर को भूमाफियों का हवाला कर दिया, सारे शहर पर इतने बड़े अतिक्रमण होने शुरू हो गए। इस तरह का जब वातावरण बना, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, और एक शब्द भी विधायक जी ने ना कभी नगर पालिका के खिलाफ बोला, ना कभी ऐसे लोगों के जो एक षड्यंत्रकारी लोग थे, अतिक्रमण करने वाले लोग थे, उनके खिलाफ कुल मिला चुपचाप अपने घर बैठे तमाशा देखते रहे। और तो और देखो अंत में क्या हुआ कि जब इतना बड़ा भ्रष्ट यहाँ का नगर पालिका का चेयरमैन था, माननीय उच्च न्यायालय ने उसको सस्पेंड कर दिया, उसके सदस्य का साहब निलंबित कर दिया, और जब उनको वहाँ से निकाल कर
उससे पहले जिस तरह से वो पार्टी बदलकर, पाला बदलकर विधायक जी ने आते ही उनको पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। तो इस तरह की बातें जब होने लगी तो ये तय हो गया था कि अभी ये व्यवस्था चलने वाली है नहीं। इस व्यवस्था के खिलाफ विधायक जी जो ईमानदारी से उनको लड़ना चाहिए था वो नहीं लड़ पाए, किसान हित की बात नहीं कर पाए। जो जहाँ काम हमने 2018 के अंदर आखिर में छोड़े थे दिसंबर में, वो वहीं के वहीं पड़े। एक भी काम उसमें, चाहे सिंचाई से संबंधित हो, चाहे खाड़ों से संबंधित हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, ये सारे काम, कोई भी ऐसा काम नहीं था जो विधायक जी ने 2018 से लेकर 23 के बीच में किए हो। इन सब बातों लेकर आमजन रुष्ट था। आपने देखा होगा हम बार बार इन सब कामों को लेकर सड़कों पर बैठे। हमने पूरी जहाँ भी ज़रूरी हुआ हमने स्थानीय अधिकारियों से मिलके, चाहे जिला स्तरीय अधिकारियों से मिलके, और तो और मैं तो कई बार डायरेक्टर के पास तक मैं जयपुर जाके, बिजली विभाग के CMD से मिलके, सब लोगों से जो ये चर्चाएं थी, आंदोलन ही एकमात्र रास्ता थोड़ी, उससे पहले हमने सार्थक जो प्रयास थे वो भी इस संबंध में किए। हमने खूब सड़क पर भी हमने आए, चाहे वो किसी मसला हो तो। लेकिन विधायक जी उस सारे, कहीं ना कहीं सारे काम के अंदर नज़र नहीं आए, उनका कोई रोल नहीं था, बल्कि उन्होंने लोगों को अलग तरह से बात की जो पसंद नहीं आ रही थी लोगों का। इन सब बातों की राय लेकर आज चाहे परिस्थितियाँ के कुछ भी हो, चाहे कल परिणाम भी चाहे कुछ भी है, लेकिन ये तय है कि इन सब बातों को देखकर वो मुझे बार बार मेरे मन में ये हो रहा था, कभी जिस तरह से एक विधायक को अपनी पूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, विरोध की भूमिका निभानी चाहिए, उन्होंने किसी स्तर पर नहीं चढ़ाई। सूरतगढ़ में कब्जे, लूट खसोट, जिस तरह से अतिक्रमण हटाना, गरीब लोगों को उजाड़ना, मतलब ये इस तरह के सूरतगढ़ नगर पालिका को एक निजी संपत्ति समझकर जिस तरह से इसका किया जा रहा था, उसको लेकर हमारे मन में यही ख्याल था भी हम सब मिलकर इसके विरोध बात करें। लेकिन ना ही तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने और ना ही जिला स्तर के संगठन ने इस ओर कभी ध्यान दिया। मैंने बार बार उनसे कहा भी था अपने को इस तरह से आंदोलन करने चाहिए, इन लोगों के खिलाफ बोलना चाहिए, लेकिन ये नहीं बोले। ये वो खैर इनकी सोच थी, वो ये जाने। इन सब बातों को लेकर जिस तरह से सूरतगढ़ के विकास के अंदर जो पूरी तरह से रोड़ा अटक गया था, उसको एक तरह से अवरुद्ध था, उसको हटाने के लिए मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने पर मुझे लड़ना पड़ रहा है। बादू जी, आपने जैसे बोला कि पार्टी ने निष्कासित आपको कर दिया है, तो आपको क्या लगता है कि कहीं आपने, जैसे जिस दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, नामांकन वापसी के आखिरी दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें आपने प्रमुख रूप से पार्टी को टारगेट किया था। आपने ये बोला कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा 5 साल में कुछ नहीं किया गया, वो पार्टी 5 साल सोए रही और उन्होंने ना युवाओं के लिए ना किसानों के लिए कुछ किया। उससे पहले तक आप इंडिविजुअली टारगेट कर रहे थे कि कासनिया जी ने ये नहीं किया। आप तब तक आप पार्टी को एक तरह से टारगेट नहीं कर रहे थे, लेकिन उस दिन आपने पार्टी को ज़्यादा टारगेट किया। तो आपको ऐसा लगता है कि इस वजह से आपको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया? नहीं, मैंने तो उस दिन भी कहा था पार्टी को टारगेट रहा हूँ। समय समय पर मैंने कहा भी है पार्टी के, जब भी मैं जिस बैठक के अंदर मैं अधिकृत था, मैं गया हूँ, तो हाँ मैंने इन सारी बातों को रखा है। पार्टी का भी तो ये है, मैं अभी भी, जैसे अभी मैंने आपको बोला है, चाहे वो मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर का जो भी पार्टी का है, ये हर हाल में पार्टी भी उसमें बराबर की दोषी है। उन्होंने ज़िले में क्या किया? ज़िले में हमारे किसान आंदोलन चलते रहे, किसान संगठनों द्वारा बार बार आंदोलन चलाए जा रहे थे, पार्टी ने क्यों नहीं किया? वो पार्टी चाहती तो कर सकती थी, इतनी बड़ी पार्टी है, उसके लिए क्या इतना मुश्किल काम हो गया था? अभी हमारे जैसे नरमे की फसल पूरी तरह से गंगानगर ब्रह्मांड ज़िले में तबाह हो गया, अरबों खरबों रुपए का किसानों को नुकसान होया, एक शब्द भी पार्टी ने कभी नहीं बोला, सिवाय हमारे जो किसान संगठन है वो इस बारे में बोलते हैं, उसके अलावा कोई नहीं बोलते। जब वो बोलते हैं तो उनके खिलाफ पार्टी उनको टारगेट करती है कि भाई आप लोग, ये किसान संगठन है, ये दूसरी राजनीतिक विभिन्न विचारधाराओं से जुड़े होते हैं, इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर किसान का जो नफ़ा नुकसान है वो तो राजनीतिक पार्टी है, वो देखे कांग्रेस ने कौन सा न्याय किया? कांग्रेस ने भी तो कुछ नहीं किया। अब पूरी तरह से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। नहरों के अंदर 1.5 महीने तक की बंदी आ गई, ट्यूबवेलों पर बिजली नहीं, एक एक घर के मुफ्त बिजली देने की बात कर रहे हैं।
वहाँ 15-15 हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। उसके लिए हमें रोज़ अधिकारियों से संबंधित बिजली विभाग के माथाफोड़ी करनी पड़ती है। हर एक से ये कहना पड़ता है भी ये बिल इतने क्यों आ गए। निहाल कांग्रेस ने भी नहीं किया। एक एक थैले यूरिया या डीएपी के लिए किसान को सुबह 4 बजे ठंड के अंदर लाइन में लगना पड़ता है। कहाँ है पार्टी? किस पार्टी की अपने बात करें? कोई भी इस संबंध में बात नहीं करता और ना ही इसके लिए कोई आपने देखा होगा पिछली बार सरसों की तुलाई हो रही थी, उस वक्त भी पार्टी के लोगों ने कुछ नहीं किया। जब भी हुआ तो आपने अखबार के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ कहीं देखा होगा कि मेरे सिवाय कोई वहाँ जाके खड़ा नहीं हुआ कि अभी सरसों की तुलाई क्यों नहीं। आज भी 1 महीना हो गया, मूंग का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। 1,000 पर क्विंटल किसान को नुकसान हो रहा है। चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में, एक नेता भी राजनीतिक पार्टी का नहीं बोलता भी आपने रजिस्ट्रेशन मूंग का करके न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आप मूंग क्यों नहीं तुला रहे। तो इतना बड़ा नुकसान किसान को हो रहा है और जाने आने जाने में आप सोच नहीं सकते कितना नुकसान किसान को हो रहा है। और फिर भी राजनीतिक पार्टियां अपने वोट की राजनीति के हिसाब से वो चुनाव लड़ रही है, चुनाव में जा रही है, सब कुछ हो रहा है। यहाँ कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी, सारे बराबर के दोषी है। बादू जी, अगर आप निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं यहाँ से, तो आपने कोई प्लान किया कि अगर मान लो कांग्रेस की गवर्नमेंट बन जाए तो मैं उस कांग्रेस की गवर्नमेंट को सपोर्ट करूंगा, या बीजेपी की गवर्नमेंट बन जाए तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा? क्या आपने इस बारे में कुछ विचार विमर्श किया है? नहीं, वो विचार विमर्श मैंने अभी कुछ सोचा ही नहीं इस बारे में। इतनी लंबी मैं इसलिए नहीं सोचता क्योंकि मेरा तो सारा निर्भर रहता है। मैं तो किसान, मजदूर, व्यापारी के साथ साथ उन युवाओं की बात करता हूँ जो आने वाले समय में हमारे देश का भविष्य है, वो कुछ क्या कर सकते हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं इस बारे में ज़्यादा विचार नहीं करता भी मुझे किसके साथ जाना है, क्या नहीं जाना है। पहले तो मुझे सूरतगढ़ की जनता से आशीर्वाद मिलेगा, उसके बाद में जनता ही फैसला करेगी। जो जनहित में काम करेगा, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, अगर वो ठीक ढंग से सरकार करेगी तो ठीक है, नहीं करेगी तो वो अपने तरीके से करवा लेंगे। इसलिए मैं कोई ज़्यादा इस बारे में विचार नहीं करता भी मुझे क्या कांग्रेस है या बीजेपी है। मेरे तो जो क्षेत्र के काम करेगा, अगर मैं विधायक जनता बनाती है मेरे को, तो सूरतगढ़ की जनता वो जो काम करेगा मैं तो उनके साथ ही रहने की बात करूँगा और उसी के साथ रहूँगा। कांग्रेस छोड़ने के आपके क्या कारण रहे? नहीं, कांग्रेस छोड़ना वो एक बहुत पुरानी बात हो गई। तो 2091 में जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा था और उसके बाद में जिस तरह से हमारे परम श्रद्धेय भैरव सिंह जी शेखावत उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वो किसान हित में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। उस वक्त मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित, हालांकि मैं कांग्रेस में था, लेकिन व्यक्तिशः मैं जब उनकी योजनाओं के बारे में जो लागू कर रहे थे वो उस तेज़ी से, तो वो बड़ा एक अच्छी एक शुरुआत थी किसान हित के लिए। तो उसको देखकर जब ये उनकी सरकार को बर्खास्त किया गया कांग्रेस की केंद्र सरकार द्वारा, तो मुझे नहीं लगा कि अभी अब कांग्रेस में रहने से यहाँ जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था ही नहीं है उसमें इतने अच्छे काम करने वाले। हालांकि दोबारा 93 में जब चुनाव हुए तो भैरव सिंह जी पुनः मुख्यमंत्री बने, राजस्थान की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया। लेकिन उस वक्त जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर किसी चलते हुए काम को इस तरह से, और वो भी भैरव सिंह जी जैसे इतने साफ़ सुथरी छवि के नेता के जो काम शुरू किए थे राजस्थान के अंदर, ऐसी सरकार को जब बर्खास्त किया, कुछ ये भी था, कुछ राम मंदिर का मुद्दा थी, अनेक नए कारण थे। कुछ कांग्रेस के नेताओं की जो कार्यशैली थी वो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी, इसलिए मैंने उस वक्त छोड़ दी। वो भी मैंने क्या है, कांग्रेस छोड़ के जब मैं बीजेपी एम तो अलग से मेरा कोई यूँ जिस तरह से अब करते हैं वो थोड़ा ही था। मैंने सीधा जब मेरे को नहीं जचा तो मैंने कांग्रेस का, तो शायद उस वक्त मैं प्राथमिक सदस्य था या नहीं था, लेकिन परिवार कांग्रेस का था इसलिए मैं कांग्रेस में था। उसके बाद में सीधा यहाँ से जो भी हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष है उनके पास गया, जो मेरे को ज्वाइन करवा लो भारतीय जनता पार्टी। उन्होंने यही अपने स्तर पर ही, कहीं कोई प्रचार प्रसार नहीं, कुछ अपने स्तर पर ही उन्होंने एक वो शायद 5 रुपए की उस वक्त रसीद कटती थी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने की, वो मैंने 5 रुपये जमा करा के विधिवत रूप से प्राथमिक सदस्य भारतीय जनता पार्टी की उसी दिन ले ली थी। बादू जी, एक आखिरी सवाल कि जो विधानसभा क्षेत्र की जनता होती है वो जब वोट डालती है, वोट कास्ट करती है, तो इसके अंदर पार्टी का सिंबल और एक कैंडिडेट की इंडिविजुअल इमेज, जैसे एक आपकी इमेज है और एक कोई ऐसा इंसान है जिसके पास एक पार्टी का सिंबल है,
तो वो जो दो चीज़ें होती है उनके अंदर जो जनता होती है वो किस तरह से उनको देखती है। क्या वो ये सोचती है कि अगर पार्टी का सिंबल किसी के पास है और अगर उसकी इंडिविजुअल इमेज इतनी खास नहीं है तो भी उसको वोट गिर जाएंगे, या अगर कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है लेकिन उसकी इंडिविजुअल इमेज अच्छी है, उन्होंने 5 साल संघर्ष किया है, लड़ाइयाँ लड़ी है, तो उसकी तरफ जनता ज़्यादा जाती है। क्योंकि आपने एक बार 2008 में भी निर्दलीय चुनाव लड़ा है, तो उस वक्त और आज के वक्त में आप क्या डिफरेंस देख रहे हैं जनता के लिए? ये बात सही है कि जब राजनीतिक पार्टियों का सिंबल होता है तो थोड़ा जनता का झुकाव इस बात के लिए सिंबल की तरफ होता ही है। कुछ परसेंटेज वोट ऐसे होते हैं जो सिंबल के नाम पर मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल छवि अगर किसी की ठीक नहीं है तो कई दफ़ा क्या है कि एक वातावरण बनता है पूरे देश के अंदर या प्रदेश में जहाँ भी चुनाव होते हैं, उस वातावरण के तहत फिर उसे जिसे कहते हैं हवा चल जाती है किसी राजनीतिक पार्टी की। तो उसमें तो देखिए फिर चाहे कोई भी चुनाव लड़े, चाहे इंडिविजुअल छवि का कोई भी चाहे अपने स्थानीय स्तर का नेता बड़ा हो छोटा हो, लेकिन उस हवा में बह जाता है। लेकिन जहाँ छवि पूरी तरह से ही जिसकी खराब हो, वहाँ के जिसको पार्टी ने टिकट दी है उसके प्रति लोगों का जुड़ाव नहीं हो, या तो बिल्कुल ऐसा फ्रेश चेहरा हो तो उसके लिए तो फिर भी कोई बात की जा सकती है। लेकिन जिसको बार बार देख चुके हो उस चेहरे को दोबारा रिपीट करते हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसमें फिर इंडिविजुअल छवि का और जो आता है मामला उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ जाता है। तो लेकिन ये मैं मानता हूँ इस बात को कि जिसके पास भी राजनीति अधिकृत प्रत्याशी होता है उसको कुछ न कुछ इस बात का फ़ायदा ज़रूर मिलता है। कुछ परसेंटेज वोट है उसको पार्टी के सिंबल से, उनके बड़े नेताओं के, उनके बड़े जो एक अलग तरह से उनके घोषणा पत्र है, राज्य स्तरीय राष्ट्रीय स्तरीय जो योजनाएं पर वो विचार करते हैं, उससे उस प्रत्याशी को लाभ जरूर मिलता है। इंडिविजुअल वाले को तो जीरो से शुरू करनी होती है, उसकी तो अपनी छवि, खुद की छवि को करने की बात है। अभी मैं क्या हूँ ये बार बार बताना पड़ता है, उसका सिंबल पहुँचाने में भी प्रत्येक घर तक थोड़ी परेशानी होती है कि अभी इतना लंबे टाइम के भी है अपना घर 15 दिन के अंदर पहले सिंबल पहुंचाओ और फिर वोट मांगो। और तो इसमें थोड़ी है जो इंडिविजुअल छवि के लोग हैं उनको कुछ चीज़ों का सामना करता है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा होता नहीं। अगर कोई पार्टी का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है और उसकी खुद की छवि जैसे कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं और बार बार रिपीट हो रहा है तो उसका थोड़ा नुकसान उसको पार्टी को उठाना ही पड़ता है। भादु जी, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी तरफ से आपको चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ आज़ाद उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भादु। अब देखना ये है कि राजेंद्र भादु का जादू सूरतगढ़ की जनता पर कितना बरकरार रहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।